नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। चलिए आज अपन जो है फर्स्ट ग्रेड और अपना जो सेकंड ग्रेड है उसमें अपना एक कॉमन टॉपिक चलता है, उसको लेके आज जो है हम बात करेंगे। स्नातक स्तर का ये जो है वो टॉपिक रहता है और ये टॉपिक जो रहेगा उसका नाम है बिहारी रत्नाकर। बिहारी रत्नाकर जो रचना है उसको अपने को पढ़ना है, ठीक है। और इसके लगभग जो है 20 से 25 दोहे जो हैं वो अपने को करने हैं। चलिए सबसे पहले मैं इसकी शुरुआत करने से पहले आपको इसका जो बिहारी जो कवि हैं, सुप्रसिद्ध कवि माने जाते हैं, इनका जीवन परिचय को लेकर हम जो है बात करते हैं। देखिए सबसे पहली बात कि बिहारी का जो जन्म है वो सन 1595 ईस्वी को होता है। अगर आप ईस्वी सन याद रखना चाहते हैं तो 1595 रखिएगा, और अगर आपको विक्रमी संवत याद रखने में ज़्यादा आसानी होती है तो 1632, यानी इन दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो एक ही याद करना है। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जब आप ईस्वी सन याद करते हैं तो जन्म और मृत्यु दोनों की आपको ईस्वी सन ही याद रखनी है, और अगर आप विक्रमी संवत याद रखते हैं तो दोनों को विक्रमी संवत ही याद रखनी है। मेरे ख्याल से बिहारी का जन्म को लेके ये दोनों ही जो है डेट याद रहने लायक हैं, ठीक है। बिहारी का जन्म 1595 ईस्वी को ग्वालियर में होता है, ठीक है। और जाति से भाई बिहारी जो रहे हैं जाति से माथुर या चौबे जिसको कहते हैं या चतुर्वेदी। देखिए नाम को लेके मैं बात करूं, चतुर्वेदी, देखिए पहले वाले जो लोग थे वो चतुर्वेदी नाम ऐसे लोग जो है अपने नाम के आगे लगाया करते थे जिनको चारों वेदों का ज्ञान होता था। चारों वेदों का ज्ञान जिनको होता था उनको कहा जाता था, वेदों का ज्ञान उनको कहा जाता था चतुर्वेदी। दो वेदों के ज्ञान को कहा जाता था दिव्यवेदी, और तीन वेदों का जिनको ज्ञान होता था उनको कहा जाता था त्रिवेदी, ठीक है। तो ये सारे नाम जो है उसी आधार पे रखे जाते थे। लेकिन बिहारी कवि जो हैं वो माथुर थे, चौबे इनकी जो है वो जाति रही है। पिता की नाम क्यों लेके सवाल बन सकता है, तो पिता का नाम जो रहेगा वो केशव राय जी हैं। और बिहारी जो है 8 वर्ष के जब थे तो इनके पिता इन्हें जो है ओरछा नरेश के पास ले गए थे, ओरछा इनको ले गए थे। और उनका बचपन जो है वो बीता है बुंदेलखंड में। याद रखना है बचपन कहाँ पर बीता है, बुंदेलखंड में। और गुरु का नाम जो है वो रहेगा इनके नरहरिदास। गुरु का नाम क्या है, नरहरिदास रहेगा। युवा अवस्था जो है वो इनकी व्यतीत होती है, इनका ससुराल जो था वो था मथुरा में। मथुरा में ही इनका युवा अवस्था जो है व्यतीत होती है। चलिए ये पूरा का पूरा जो है वो एक अपन दोहे के माध्यम से भी इसको समझ सकते हैं कि जन्म ग्वालियर, जन्म कहाँ हुआ, ग्वालियर में। जानिए खंड बुंदेले बाल, और जब उनका बालपना था, बचपना जब था तो वे कहाँ पर रहे, बुंदेलखंड में। बचपन उनका कहाँ बीता, बुंदेलखंड में। तरुणाई आई सुघर मथुरा बसी ससुराल, और जब वे तरुण हो गए, युवा अवस्था में, तरुण का मतलब युवा अवस्था में जब वे आए तो सुघर, सुघर का मतलब ससुराल, ससुर के घर, मथुरा में वो रहे थे, बसी ससुराल, ठीक है। तो मथुरा में वो रहते हैं। चलिए आगे चलते हैं, इनकी कुछ विशेष जानकारी और है। इनका निधन जो है वो वृंदावन में होता है सन 1664। सन ईस्वी सन याद रखना है तो संवत याद रखना है तो 1721 के आसपास इनका निधन होता है। चलिए बात करें, ये जयपुर के राजा हुए थे, राजा जयसिंह। उनके दरबार में भी वो काफ़ी समय तक रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के आश्रय में ये रहे हैं। काफ़ी प्रसन्न इनको रखा था राजा जयसिंह को, इसलिए इनके दरबार में काफ़ी लंबे समय तक ये रहे थे। अब होता क्या है कि एक बार राजा जयसिंह जो था वो अपनी नई रानी के प्रेम में इतने डूब चुका था कि महल से बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा था। और जो इनके अधीनस्थ जो कर्मचारी थे, जो नीचे जो काम करने वाले लोग थे, अब वो भाई वो कह भी नहीं सकते, राजा है तो राजा को ऐसे कैसे कह सकते हो आप कि भाई आप ये सब काम छोड़ के नई रानी को छोड़ दो, आप है ना इनके प्रेम में मत फंसो, आप बाहर आ जाओ, है ना राजकार्य में आप लगे रहो, ये कैसे कह सकते हैं। जो अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं वो इस प्रकार की बात नहीं कर सकते। और राजा है तो भाई राजा से क्या लगेगा, डर भी लगेगा, तो इस प्रकार की बातें जो है वो नहीं की जा सकती। तो राजकार्य की ओर वो ध्यान नहीं देते थे, सिर्फ उन्हीं के में वो डूबे रहे थे। मंत्री आदि लोग उससे बड़े चिंतित हुए कि भाई राज्य कैसे संभलेगा, कहीं कोई दूसरा राजा आक्रमण कर दे और वो उसके अधीन कर ले, है ना। और बिहारी ने देखो ये काम अपने ऊपर ले लिया। बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है वो बिहारी कवि ने ली थी उस समय, जब राजा जयसिंह अपनी नई रानी के प्रेम में डूब चुके थे, तो उसमें भी इन्होंने एक बड़ी जिम्मेदारी ली और एक दोहे के माध्यम से राजा के पास अपने संदेशा जो था वो पहुंचाया। और राजा देखो वो संदेशा क्या था वो पढ़ते हैं सबसे पहले कि नहीं पराग नहीं मधुमाया, मैं की आवृत्ति हो रही है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग यहाँ पर हुआ है कि नहीं पराग
पराग कहते हैं जो फूल होता है ना, सुबह सुबह आप देखना जब पुष्प खिलता है, गुलाब का पुष्प खिलता है तो उसमें पराग होता है। नहीं मधुर मधु, मधुर यानी मधुर और मधु यानी होता है शहद, ना कोई मधुर शहद है, नहीं तो पराग है और ना ही कोई मधुर शहद है। नहीं विकास, ना कहीं विकास हो रहा है यही काल, इस समय ना तो कोई पराग है ना कोई मधुर मधु शहद मिल रहा है और ना विकास की बात हो रही है। अली कली, कली का मतलब कली खिलती है ना, अली, अली का मतलब भौरा होता है, हीसों बंध्यो। अब देखो भौरा जो है, भौरे को ना तो पराग मिल रहा है, ना शहद की प्राप्ति उससे हो रही है, ना उसका विकास हो रहा है। तो एक भौरा जो है वो इस प्रकार बंध जाता है और बंधने से क्या होता है, आगे कौन हवाल, आगे इसको कौन संभालेगा, क्योंकि जो भौरा है, जो वास्तव में जो राजा है वो तो प्रेम में बंधा रह गया है और आगे जो है वो इस राज्य की देखभाल कौन करेगा। इस प्रकार का संदेशा बिहारी कवि जो है राजा जयसिंह के पास में भिजवाते हैं। और इस दोहे के बाद में राजा जी जो हैं वो बाहर आते हैं और अपना जो पहले के जो कार्य करते थे, राजा का जो राज धर्म होता था उसके अनुसार वो कार्य करने लग जाते हैं। और बिहारी की काव्य कुशलता से प्रभावित होकर उन्होंने बिहारी से ही और दोहे रचने के लिए कहा था और बड़ी उपलब्धि इनको जो है मिली थी वहाँ पर उस समय। इस एक दोहे की वजह से उनकी ज़िंदगी बन गई थी, या अपन कहें कि भाई काव्य कुशलता से इतने ज़्यादा वो प्रभावित हो गए थे कि बिहारी को प्रति दोहे के हिसाब से एक स्वर्ण मुद्रा देने का वादा तक कर दिया था और ये एक स्वर्ण मुद्रा उनको मिली भी थी। इस प्रकार बिहारी ने एक रचना रच डाली जिसका नाम था बिहारी सतसई। सतसई कहते हैं 700 दोहों के समूह को, 700 दोहों का समूह या समाहार का जो प्रयोग होता है वो कौन से समास में होता है वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए, ये एक मुक्तक काव्य है। देखो बिहारी कवि जो हैं वो रीतिकाल के कवि माने जाते हैं। कौन से काल के माने जाते हैं? रीतिकाल के कवि माने जाते हैं। और रीति मुक्त रचना ये शब्द भी आ सकता है कि रीति मुक्त रचना किसने की थी? बिहारी कवि ने। नाम है बिहारी सतसई, या इसका एक नाम और है वो है बिहारी रत्नाकर। ठीक है, ये दोनों ही नाम रहते हैं अपने सिलेबस में, बिहारी रत्नाकर इसका नाम दिया गया है। अब कुछ स्टूडेंट्स के मन में होगा कि इसमें दोहों की संख्या कितनी है। देखो यहाँ पे तो 700 दोहों का समूह हो गया, लेकिन इसमें दोहों की जो संख्या है वो 713 है। कुछ पुस्तकों में कुछ जगहों पर 719 भी देखने को मिलता है। तो ये आपको ये ध्यान नहीं रखना, ये वाला ध्यान रखना। 713 जो दोहे हैं वो प्रमाणिक दोहे हैं, इनको आपको याद रखना है। और सतसई में जिस भाषा का प्रयोग हुआ है वो है ब्रज भाषा। कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है? ब्रज भाषा। ब्रज भाषा का प्रयोग इन्होंने इसलिए किया था क्योंकि उस समय जिस प्रदेश में वो रहते थे वहाँ की जन प्रचलित भाषा थी, जन प्रचलित वो भाषा रही है उस ज़माने की, उस समय की, तो उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया। और सतसई को 3 भागों में जो है बांट सकते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ये है नीति विषय की इन्होंने दोहों की रचना की है, भक्ति से संबंधित दोहों की रचना की है और अध्यात्म से संबंधित दोहों की रचना इन्होंने की है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए, कुछ कमियां निकालने वाले होते हैं। जब भी कोई रचना रची जाती है तो कमियां निकालने वाले सबसे पहले मौजूद होते हैं। जब भी आप पढ़ने जाते होंगे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की, जब भी आप तैयारी कर रहे हैं उस समय आप में भी कमियां निकालने वाले आपके बहुत साथी होंगे जो आपको अड़ोसी पड़ोसी हैं, जो भी है, मतलब जो आपको नहीं चाहते, आप उनको सहन नहीं होता ये चीज़ें भाई, तो वो आपको हर बात पे ताने मारेंगे। तो उन तानों की तरफ आपको ध्यान नहीं देना है। और आपका जो टारगेट है, आपका टारगेट है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड अचीव करना, तो वो आपको करना है, इन बातों की तरफ ध्यान नहीं देना है। इसीलिए तो कहा ना कि बुरा मत सुनो, बुरा मत सुनो। अब बुरा वो बोल रहे हैं आपके बारे में तो आपको उनको नहीं सुनना, उनको नकारना है। तो यहाँ पर भी सतसई में भी देखो कुछ आलोचक हुए हैं, उन्होंने क्या कहा है, आलोचनाएं की है, लेकिन देखो कितनी बढ़िया आलोचना की है कि सतसैया के दोहे, कि सतसई के जो दोहे हैं, जो नावक के तीर, वो है एक नावक के, तीन नहीं है भाई, तीर है यहाँ पे, ठीक है, ये मिसप्रिंट हो गया, नावक के तीर, तीर के समान है, देखत में छोटे लगे, लगने में तो छोटे छोटे दिखते हैं लेकिन घाव करे गंभीर। लेकिन एक एक बात, यानी मैं सीधी तौर पे कहूँ कि बिहारी के जो दोहे हैं वो गागर में, गलत लिख दिया क्या, गागर में सागर भरने वाले हैं, सागर भरने वाले कवि माने जाते हैं। गागर में सागर भरने वाले कवि। आपसे फिर सवाल पूछा जा रहा है कि गागर में सागर भरने वाला कवि बिहारी को किसने कहा था, ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, गागर में सागर भरने वाला कवि भी किसको बताया गया है,
बिहारी कवि को, क्योंकि इसका एक एक दोहा जो है उसका बहुत गहराई से उसके बहुत सारे अर्थ निकला करते हैं, तो इसीलिए इनको गागर में सागर भरने वाला कवि भी कहा गया है। तो बिहारी ने केवल 2 ही छंदों का यहाँ पर प्रयोग किया है, याद रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक है दोहा और दूसरा है सोरठा। इनकी काव्य में आपको अलंकारों की प्रधानता मिलेगी। प्रधानता का मतलब है कि इन्होंने कोई ऐसा दोहा नहीं लिखा जिसमें कोई अलंकार न हो, यानी प्रत्येक दोहे में आपको अलंकार मिलेगा। इसलिए जब भी हम व्याख्या करेंगे उसकी, तो उस अलंकारों की बात हम अवश्य करेंगे। और श्रृंगार रस भाई सर्वश्रेष्ठ रसों में से एक माना जाता है। रसों का सिरताज जिसे अपन कह सकते हैं, रसों का राजा जिसे अपन कह सकते हैं, वो है श्रृंगार रस। ठीक है, और श्रृंगार रस की पहचान जितनी बिहारी कवि को है, मेरे ही ख्याल से किसी अन्य को नहीं है। ठीक है, चलिए आगे मैं बात करूं, देखिएगा अभी हम बात करते हैं बिहारी के दोहों की व्याख्या को लेके बात करेंगे। ठीक है, 20 से 25 दोहे आज हम जो है करने का मतलब इस टॉपिक में करेंगे। 2 भागों में हम जो है ये डिवाइड किया है मैंने, 2 पार्ट इसके होंगे। प्रथम पार्ट अपना अभी चल ही रहा है। देखिए पहला हमारा जो दोहा रहेगा कि मेरी भव बाधा, भव कहते हैं संसार को, भव किसे कहते हैं, संसार को, बाधा यानी बाधाओं को, बाधा यानी बाधाओं को, हरो यानी होता है हरण करना, हरण करना, राधा नागरी, नागरी का मतलब होता है चतुर, नागरी का मतलब क्या होता है चतुर, सोई यानी वही। ठीक है, जा तन, तन कहते हैं शरीर को, तन किसे कहते हैं शरीर को, झाई का मतलब होता है परछाई, झाई का मतलब क्या होता है परछाई होता है, परे यानी पढ़ना, श्यामो यानी श्याम है, हरित दूती, दूती का मतलब होता है चमक, हो यानी होना। हाँ तो देखिए अभी हम बात करते हैं इसके अर्थ को लेके। तो देखिए यहाँ पर 2 अर्थ निकलते हैं। यहाँ पे जो रहेगा मैं थोड़ा सा बता दूँ आपको कि इसका जो नीचे वाली लाइन है इसके अपन 2 अर्थ लेंगे, 2 हिसाब से इसके अर्थ लेंगे। चलिए सबसे पहले मैं ऊपर वाली लाइन का अर्थ बताता हूँ, उसके बाद में हम आगे बात करेंगे। देखिए कवि बिहारी यहाँ पे कहते हैं कि हे चतुर राधा जी, राधा जी को संबोधित करते हुए बिहारी कहते हैं कि हे चतुर राधा जी, आप मेरी सांसारिक जो बाधाएं हैं उनको दूर करें। देखिए लिखा ना, मेरी बहुबाधा भरबाधा मतलब सांसारिक जो बाधाएं हैं उनका हरण करें। जिसके फिर लिखा जा तन की झाई परे श्याम हरित दूती हुई, कि जिसके शरीर की परछाई पड़ने से, जिसके शरीर की परछाई पड़ने से श्याम वर्ण वाले श्री कृष्ण हरित रंग अर्थात प्रसन्न हो जाते हैं। भाई जैसे ही राधा को दिखाई देते हैं, राधा जब भी आती है श्री कृष्ण के पास में, तो जैसे ही राधा श्री कृष्ण को दिखाई देती है तो उनके मन में, उनका मन जो है वो प्रसन्न हो जाता है, वो खुश हो जाते हैं। तो इसीलिए लिखा है कि जिसके शरीर की परछाई पड़ने मात्र से श्याम वर्ण वाले श्री कृष्ण हरित रंग यानी प्रसन्न हो जाते हैं, अर्थात जिसके रूप का ध्यान करने से काले रंग वाले पदार्थ भी कैसे हो जाते हैं, हरे रंग वाले हो जाते हैं, वही चतुर राधा जी मेरी सांसारिक बाधाओं को हरण करें। ये बात इस दोहे में कही गई है। ठीक है, अब यहाँ पर श्याम वर्ण का जो है वो प्रसन्न होना, यहाँ पर 2 अर्थ जो है, श्याम हरित दूती, हरित दूती का हरित का मतलब यहाँ पर 2 अर्थ निकल रहे हैं। और जहाँ पर भी एक शब्द के एक से ज़्यादा अर्थ निकलते हैं वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार का प्रयोग वहाँ पर होता है। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात पूरी की पूरी। चलिए आगे हम बात करते हैं अगले दोहे को लेके कि अपने अंग के जाने के जोबन, जोबन का मतलब होता है यौवन, जोबन का मतलब क्या होता है यौवन होता है। नरपति कहते हैं राजा को, नरपति राजा। प्रवीण का मतलब होता है प्रवीण, प्रवीण का मतलब क्या होता है प्रवीण होता है। स्तन मन नैन, नैन यानी नेत्र, नितंब को बड़ो इजाफों की। अब देखिए यहाँ पे इसके 2 अर्थ अपन लेंगे, दोनों अर्थ किस प्रकार के हैं वो मैंने सारा आपको यहाँ पे दिया है कि इस दोहे के माध्यम से कवि ने जो है, बिहारी कवि जो है, उन्होंने नारी का सौंदर्य, एक तरफ नारी का सौंदर्य है और दूसरी तरफ आपको मिलेगा राजनीतिक ज्ञान, दोनों यहाँ पर एक साथ प्रस्तुत किए गए हैं। इस चीज़ का आपको खास तौर से ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं बात करूँ, कवि देखिए क्या कहता है कि यौवन रूपी जो राजा है, भाई एक तो यहाँ पे लेना है नायिका के संदर्भ में। एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, 2 अर्थ में बता रहा हूँ। नारी सौंदर्य में आप रखेंगे नायिका, नारी सौंदर्य में नायिका रखेंगे और राजनीतिक में आप राजा रखेंगे। ठीक है, देखिएगा कि यौवन रूपी जो राजा है, रूपक अलंकार का प्रयोग इसमें हुआ है, लिख लीजिएगा। रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है क्योंकि रूपी शब्द जहाँ कहीं पर आ जाता है वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। कि यहाँ पर अपने अंग को देखो, यौवन रूपी राजा ने अपने प्रभुत्व का प्रयोग करते हुए अपनी जो भाई उसका शासन है, भाई अपना जो भी उसका अधिकार है उस हिसाब से वो उसका प्रयोग करते हुए नायिका के जो विभिन्न अंग हैं उसको अपने अधिकार में ले लेता है, उसके ऊपर अपना अधिकार कर लेता है। ठीक है, यहाँ कवि ने देखो स्तन है, मन है, नेत्र है, नितंब है, ये यौवन रूपी जो राजा है ना उसकी चतुरंगिणी सेना की बात की गई है।
यहाँ पर स्त्री के रूप में लेंगे तो इन चारों चीज़ों का लेंगे, भाई ये चारों जो अंग हैं उनको लेके बात करेंगे। और अगर यहाँ पर राजा की चतुरंगिणी सेना को लेके बात करें, 4 अंग होते हैं राजा की सेना के। एक तो होती है पैदल सेना, एक होती है घोड़े पर सवार सेना, एक रथ पर सवार सेना और एक हाथी पर सवार सेना। ये 4 अंग होते हैं सेना के। तो इन्हीं चारों अंगों को प्रस्तुत यहाँ पर किया है कि यौवन के आगमन से इनमें स्वाभाविक रूप से, अब देखा होगा जब भी स्त्री की मैं बात करूं तो जब युवा अवस्था का इस पर आगमन होता है तो शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, ठीक है, बहुत सारे परिवर्तन उसमें होते हैं। तो उन्हीं परिवर्तनों को यहाँ पर बताया है कि राजा ने इन सब को अपने अधिकार में ले लिया है, भाई तन मन नैन नितंब को अपने अधिकार में ले लिया है और इसमें काफ़ी बड़ा इजाफा इन्होंने कर दिया है। उसी प्रकार राजा जब युवा अवस्था पर होता है, राजा जब युवा अवस्था में प्रवीण जब हो जाता है, जब वो राज्य करने लायक हो जाता है, राज्य के काबिल वो हो जाता है और अच्छे तरीके से राज करने लायक वो हो जाता है, तो उस समय वो क्या करता है, जो भी उसकी चतुरंगिणी सेना है उसमें वो क्या करता है, विस्तार करता है, जिससे राजा अपने प्रभुत्व का क्या करता है, विस्तार करता है, अपने राज्य का विस्तार करता है। तो दोनों चीज़ें ध्यान में रखनी है, कहीं से भी किसी भी प्रकार का सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। फिर भी समझ में नहीं आए तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, दोबारा से समझा देंगे। चलिए आगे मैं बात करूं कि अर्ते टरते, टरत यानी टालना होता है, न बर परे बन पड़ना, दई यानी दई, मरक मनुमेन। मरक का मतलब होता है बढ़ावा देना, मरक का मतलब क्या होता है, बढ़ावा देना होता है। और यहाँ पर जो दिया गया है मनु यानी मानो, मेन मनु मानो मेन, मेन का मतलब होता है मेन, मेन कौन रहेगा, कामदेव रहेगा, मेन कौन रहेगा, कामदेव रहेगा। चलिए होड़ा होड़ी बढ़ी चले, होड़ा होड़ी का मतलब है प्रतिस्पर्धा की भावना जहाँ पर होती है, बढ़ी चले बढ़ी चलना। चित्तू चित्त, चतुराई, नैन, नैन का मतलब नेत्र। देखिए इस दोहे में कवि ने जो है नायिका के सौंदर्य पर मुग्ध नायक द्वारा, भाई नायिका के सौंदर्य पर जो नायक है वो मुग्ध हो चुका है और नायिका के यौवन के आगमन का वर्णन जो है वो यहाँ पर किया गया है। तो बिहारी कवि क्या कहते हैं कि नायिका के शरीर में यौवन के आगमन से क्या हुआ है, बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, जिसके कारण देखो चित्तू चतुराई नैन, जिसके फलस्वरूप चित्त, चतुराई और नेत्र परस्पर स्पर्धा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कभी तो चित्त आगे बढ़ता है, कभी चतुराई, कभी नेत्र, वो आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो स्वयं, ऊपर वाली लाइन का बाद में लेंगे अर्थ, ऐसा लग रहा है मानो स्वयं कामदेव इन्हें बढ़ावा दे रहे हैं। कौन बढ़ावा दे रहे हैं भाई, कामदेव इन्हें बढ़ावा दे रहे हैं। इसलिए अर्ते टर्तन बर परे, इसलिए हट से हटते नहीं हैं, भाई हठपूर्वक बलपूर्वक इन्हें हटाया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो बढ़ते चले जा रहे हैं। इनमें होड़ हो गई है, प्रतिस्पर्धा की भावना उसमें हो गई है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो है रह की भी आवृत्ति हो रही है, दिख रहा होगा, मैं की भी आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ पर वृत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। जब एक वर्ण एक से ज़्यादा बार उसकी आवृत्ति होती है तो वहाँ पर वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। मनु शब्द के आने से यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, दूसरा दोहा भी आपके समझ में आ गया होगा। तीसरे दोहे की तरफ चलते हैं कि और ओप, और ओप, और ओप, ठीक है यही है ना, हाँ, और ओप कनी निकनु, कनी निकनु का मतलब होता है आँखों की पुतली। क्या होता है, आँखों की पुतली। अर्थ लिख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। गनी गणना करना, घन घनी घना, सिरताज, सिरताज का मतलब सर्वश्रेष्ठ होना होता है। मनी, मनी किसे कहते हैं भाई, धन को कहते हैं क्या, मनी यहाँ पर मानना होता है। धन का मतलब धन है। के नेह, नेह यानी प्रेम में स्नेह जिसको कहते हैं। कि बनी बनना, छनी यानी छनकर, पट यानी वस्त्र, लाज यानी लज्जा। ठीक है, तो देखिए इस दोहे के माध्यम से कवि बिहारी ने जो है बताया है कि नव यौवना मुग्धा नायिका, नव यौवन में प्रवेश करने वाली जो नायिका है उसकी आँखों की पुतलियों में यौवन का जब आगमन हुआ है, युवा अवस्था का उसमें जब आगमन हुआ है, तो उसके कारण विलक्षण प्रभाव और लज्जा का संचार उसमें हो रहा है। कैसे हो रहा है, देखिए कवि कहता है कि यौवना की जो आँखों की जो पुतलियाँ हैं उसमें अनूठी, ओप का मतलब होता है चमक होना, ओप का मतलब क्या होता है, चमक, और यानी दूसरा अलग प्रकार की, तो अनूठी दीप्ति यानी चमक और लज्जा उसमें आ गई है। और इस सौंदर्य से तू अपने स्वामी के स्नेह और सम्मान की पूरी हकदार हो गई है। भाई जब तुम्हारे जो आँखों की जो पुतलियाँ हैं उसमें यौवन आ जाने से, उसमें अनूठी चमक आ जाने से, तुम्हारी आँखों में लज्जा का भाव आ जाने से
तुम अपने स्वामी के प्रेम और सम्मान की पूरी हकदार हो चुकी हो। यानी बात यहाँ पर यह है कि राजा होता है, उसकी 6 पत्नियाँ, अन्य जो पत्नियाँ होती हैं उसमें नायिका जो है लज्जा के आवरण से ढकी हुई है, और इसलिए वे इस मधुरिमा रूपी जो मणि है, देखो लिखा है ना मणि धनी, मणि का मतलब यहाँ पर रहेगा मणि, तो यहाँ पर मधुरिमा रूपी जो मणि है उसको लक्षित नहीं कर पा रही है, उसको ढक नहीं पा रही है, और निरंग रूपक अलंकार का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। श्रृंगार रस की बात यहाँ पर की गई है, ये थोड़ी खास बातें हैं वो ध्यान में आपको रखनी है। तो नायिका का सौंदर्य चरम सीमा पर है, इसलिए उसे राजा से पूरी तरह सम्मान मिलना चाहिए। अन्य जो पत्नियां हैं उनकी, अन्य जो औरतें हैं उन सब में उसको सर्वश्रेष्ठ सिरताज उसको मिलना चाहिए। ये बात कही है कवि बिहारी ने। चलिए आगे मैं बात करूँगा अगले दोहे को लेके कि सन्नी कज्जल, सन्नी का मतलब भरी हुई, कज्जल का मतलब होता है काजल, कज्जल का मतलब क्या होता है काजल। चख नख, ये क्या लिखा है चख नख है ना, चख, अच्छा झक लिखा है, चख झक है ना, पढ़ने में मिस्टेक हो गया, दिखने में हो गया ना। झक का मतलब होता है मीन या मछली, अपन लिख सकते हैं। झक का मतलब क्या होता है मछली होता है। चख यानी चखना होता है, ठीक है। लगन खाने वाला नहीं है भाई। उपजो का मतलब उपजना, सुधीर स्नेहु प्रेम, क्योंकि न नरपति राजा, और भोगवे यानी भोग करना, लही सुदेशु सुदेश अच्छा देशु, सबु देहु, देहु का मतलब होता है शरीर। चलिए मैं बात करूं यहाँ पे सन्नी, सन्नी का मतलब यहाँ पर शनि ग्रह की बात की गई है, ठीक है, शनि ग्रह। देखिएगा इस दोहे के माध्यम से कवि बिहारी ने संयोग, श्रृंगार और ज्योतिष का ज्ञान एक साथ दिया है। कैसे दिया है? नायिका अपने काजल भरे नेत्रों से नायक के मन में प्रेम उत्पन्न करती है। भाई क्या करती है? काजल भरे हुए नेत्र हैं नायिका के, तो वो नायक को अपने मन में जो है, उसके नायक के मन में उस काजल को देखकर प्रेम उत्पन्न हो जाता है। और नायिका की एक सखी जो है वो वर्णन करते हुए क्या कहते हैं कि तुम्हारे नेत्र कैसे हो गए हैं, मछली की तरह हो गए हैं। लिख रहा ना, दिख रहा होगा कि झक चक झक, चक यानी नेत्र, नेत्र कैसे हो गए हैं, मछली की तरह हो गए हैं। उसमें लगा हुआ काजल जो है वो किसकी तरह, शनि की तरह है, वो शनि ग्रह की तरह नजर आ रहा है। और ऐसे नेत्रों को देखने से क्या होता है, नायक के मन में प्रेम रूपी जो बालक है वो उत्पन्न हो जाता है। नायक के हृदय में प्रेम रूपी बालक उत्पन्न हो जाता है। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर बात की जाए तो जिस मनुष्य का जन्म मीन लग्न में होता है, मीन राशि में होता है, तो वह बालक क्या बनता है, राजा बन जाता है। और हे सखी, तुम्हारे इस सौंदर्य से राजयोग प्राप्त होने के पूरे आसार हैं, क्योंकि तुम्हें इसका सम्मान करना चाहिए। तुम्हारे इस दृश्य को देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे जीवन में राजयोग लिखा है, राजा की पत्नी बनना लिखा है। इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, रूपक अलंकार का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, दोनों अलंकार हैं, अनुप्रास है और रूपक अलंकार है। चलिए नेक्स्ट पद को लेके मैं बात करूं कि शालती है नटसालसी। शालती है, शालित का मतलब होता है कष्ट देती है। शालती का मतलब क्या होता है, कष्ट देती है। नटसालसी, नटसाल, नटसाल होता है नाक में पहने जाने वाला जो एक आभूषण होता है। लौंग जिसको कह दो आप, सीधे मैं एक बात कहूँ तो इसको लौंग कह दो आप। लौंग जो पहना जाता है ना। क्यों हूँ निक्षति नाही, निक्षति निकलना, नाही यानी नहीं, ठीक है। मन मत, मन मत मन की कामना करने वाला, यानी जिसको सीधा तौर पे कहें तो कामदेव, ठीक है, कामदेव। नेजा, नेजा किसे कहते भी, नेजा कहते हैं भाले को, नेजा किसे कहते हैं, भाले को कहते हैं। नौकसी, खूबी, खूबी, यहाँ पे दोनों का अलग अलग अर्थ निकल रहा है। यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। देखिए एक तो खूबी है, खूबी जो रहेगा वो रहेगा आभूषण रहेगा, ठीक है। एक तो रहे इसका आभूषण, कौन सा, खूबी नामक आभूषण रहेगा, और दूसरा खूबी खास बात होती है ना वो रहेगा, ठीक है। तो देखिएगा कि इस दोहे में खूबी पर रिझे हुए नायक का, खूबी नामक जो आभूषण है उस पर नायक रिझ गया है, मुग्ध हो गया है। नायिका की किसी सखी से मिलने की इच्छा वो व्यक्त कर रहा है। नायिका की किसी सखी जो है उससे मिलने की इच्छा वो व्यक्त कर रहा है, सखी से मिलने की इच्छा वो व्यक्त कर रहा है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ, बिहारी जो है सौंदर्य का वर्णन कर ही रहे हैं। तो चलिएगा कवि क्या कहता है कि नायक ने जब से नायिका को खूबी नामक आभूषण को पहने हुए देखा है, तब से उसके मन में जो है नायिका के प्रति प्रेम की भावना जो है वो बढ़ चुकी है।
और ये प्रेम भावना उसके हृदय को क्या कर रही है, पीड़ा पहुंचा रही है, वो निकसती नहीं, निकल नहीं रही है। क्यों? क्योंकि नायिका के कान में सुशोभित खूबी नामक जो आभूषण है वो नायक के हृदय में किसकी तरह, भाले की तरह गड़ चुका है, कामदेव के भाले की तरह। किसके भाले की तरह? कामदेव के भाले की तरह वो गड़ चुका है और उसको वह पीड़ा पहुंचा रहा है और हृदय को वह क्या कर रहा है, धीरे धीरे जो है चुभ रहा है। इस चुभन से नायक की काम जनित जो वेदना है, जो पीड़ा है, वो धीरे धीरे बढ़ रही है। वृत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है क्योंकि एक शब्द जब एक से ज़्यादा बार आता है, वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, तो वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। उपमा अलंकार यहाँ पर होता है, यमक अलंकार की छटा यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। चलिए नेक्स्ट पद को लेके मैं बात करूँ कि युवती जोने में कितने पद और रहेंगे भी, दो पदों की व्याख्या और रह गई है, 2 पद और करवाएंगे कि युवती जोने में मिली गई नेक। युवती, युवती का मतलब है युवती। युवती किसे कहते हैं? युवती को कहते हैं जोनह में मिली। जोनह यानी होती है जिन्ह, जिन्ह यानी चांदनी, जिन्ह यानी क्या होती है? चांदनी होती है। में मिली गई नेक न होत लखाई, लखाई यानी देखना। सौंदे के डोरे लगी अली, अली यानी सखी, चली संग जाए, साथ में गई है। देखिए कौन गई है? सखी गई है। कि इस दोहे में शुक्ल अभिसारिका नायिका की अंतरंगिनी सखियाँ उनके शरीर की सुंदरता का वर्णन करते हुए क्या कहती हैं कि यहाँ अभिसार के लिए एक नायिका, अभिसार करने के लिए एक नायिका जो है अपनी सखी के साथ में, यानी प्रेम की बातें करने के लिए एक नायिका अपनी सखी के साथ जो है वो चांदनी रात में जा रही है और आसमान में चांदनी की क्या हो रही है? वर्षा हो रही है। तो धरती पर नायिका के शरीर का रंग भी कैसा हो गया है? चांदनी की तरह उज्जवल और गोरा हो चुका है। कि देखिए युवती जोन्हे में मिली गई, किसमें? चांदनी में मिल चुकी है। नेक न होती लखाई, यानी अब जो उसकी जो सखियां हैं वो उसके शरीर को समझ नहीं पा रही हैं, उसको वो मतलब सही ढंग से दिखाई नहीं दे रही है। सौंधे के डोरे लगी अली, चली संग जाए, और वो अपनी सखियों के साथ में चांदनी रात में चली जा रही हैं। ऐसी स्थिति में नायिका का शरीर जो है भाई कैसा हो गया है? शरीर का रंग चांदनी में उज्जवल और गोरा हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में नायिका का शरीर चांदनी में लीन हो चुका है और सखियां जो है वो विस्मय में पड़ गई हैं, आश्चर्य में पड़ गई हैं कि नायिका कहाँ गायब हो गई। ऐसी स्थिति में केवल यह नायिका के शरीर की जो गंध है उसके सहारे वो क्या बढ़ रही हैं? आगे जा रही हैं। सौंदे का मतलब गंध से ही वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। तो यहाँ पर एक तो अतिशोक्ति कह दी, क्योंकि गंध से आगे बढ़ना रही है तो बहुत बहकावे वाली सी बात हो गई, अतिशोक्ति यहाँ पर की गई है। छेकानुप्रास अलंकार का प्रयोग यहाँ पर हुआ है क्योंकि देखिए दोनों में एक बार जय की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर छेकानुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। चलिए आगे मैं बात करूँ, अपना अगला रहेगा कि हो रिजी लखी, रिजी हो छबीली, छवि ही छबीली, छः की हो रही है। छेकानुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। छबीले लाल, सोन जो ही सी होती दुती, दुती का मतलब होता है चमक। मिलत मालती माल, मालती के पुष्पों की जो माला है उसकी बात यहाँ पर की गई है कि एक दूती नायिका को देखती है। एक दूती का मतलब दूत और दूती है ना, को नायिका को देखती है और अनुभव करती है कि जिस नायक के प्रति यह नायिका प्रेम रत है वह नायक तो क्या है? विशिष्ट है, लेकिन अपनी नायिका भी कम नहीं है। द्वितीय स्वयं स्त्री होकर, देखिए एक स्त्री कभी भी आपको पता होगा कि स्त्री की प्रशंसा नहीं करती है। स्त्री अगर स्त्री की प्रशंसा करती है तो बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ पर जो है एक स्वयं द्वितीय वो स्त्री होकर नायिका के सौंदर्य पर मुग्ध होकर कह रही है कि हे नायक, मैं नायिका के अनिर्वचनीय, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके सौंदर्य पर मुग्ध हो गई हूँ। बहुत बड़ी बात है भाई, क्योंकि औरत कहते हैं ना कि औरत भी औरत की क्या होती है? दुश्मन होती है, लेकिन यहाँ पर नहीं है भैया ना कि हे छेल छबीले लाल, उस नायिका का वर्ण इतना लावण्यमय और चंपक पुष्प के समान स्वर्णिम है जिसके गले में पड़ी हुई मालती पुष्पों की सफ़ेद माला सोन जूही के पुष्पों वाली पीतरण वर्ण लगने लगी है। देखिए कितना अच्छा वर्णन इन्होंने किया है, पढ़ लीजिएगा आप बार बार, इतना टाइम अपने पास तो है नहीं। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, उपमा अलंकार का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। उपमा अलंकार ये रहा, किसके समान? चंपक पुष्प के समान, ठीक है, वो बता दिया, ठीक है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग इसमें हुआ है, ये रहा मिलिति मालती, ये वृत्यानुप्रास का अलंकार का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर छेकानुप्रास रहता है, ठीक है। चलिए समझ में आया होगा पूरा का पूरा। फिर भी कोई समस्या हो आपके तो बेझिझक आप कमेंट कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आता तो लाइक ज़रूर करना है, दोस्तों के साथ में शेयर भी करना है, और जो भी सब्सक्राइब का बटन आपको नज़र आ रहा है उस सब्सक्राइब वाले बटन को ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि इस प्रकार के और भी वीडियो जो है वो अभी आने वाले हैं।
फर्स्ट ग्रेड के लिए और बहुत कुछ यहाँ पर जो है अवेलेबल होने वाला है। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।